बाबा सगारी चिरैया उड़ी जई है, रही जई है निमिया। जो किया है यदि उसको भी आप बताने लगे तो ऐसा लगता है कि आपको अभिमान भी है अभी। एक बड़ी कमाल की बात है वो ये कि पूरी जीवन मैं जब भी गाती रही और मंच पे आती रही तो एक बहुत बड़ा वर्ग मुझे इसी बात से जज करता रहा कि मैं एक अधिकारी की पत्नी हूँ। तो जब मैंने मोरे राम लला मोरे राम लला मोरे राम लला मोरे राम लला मोरे राम, मैं जब ये गाते गाते तो हमने जैसे आंख अपने खोली तो देखा कि सामने रामलला की पहली छवि हम लोग के सामने आ रही थी। क्रोध उस व्यवस्था का था जो सौतेला व्यवहार करता था लोक संगीत के प्रति, लोक संस्कृति को जो पिछड़ापन और गंवारपन कहता था, ये उसके प्रति क्रोध था। मैं कैसे उनको बोलूं कि खुद ही संकोच हो रहा है। तो वो खुद एक रसीद बुक लिया है और बोले कि ये हमारा मंदिर बन रहा है, आप इसमें कुछ हमें दान दे दीजिए। तो मुझे हंसी आई कि इन्होंने तो कोई पेमेंट किया नहीं, ये उल्टे हमसे भी मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात, आपका मंदिर बन रहा है। और मैंने कहा मैं कितना पेमेंट कर दूं? तो बोले बस जितना मैं देना वो कर दीजिए। तो आप सोचिए कि ये अक्सर बचपन से मैंने एक बात सुनी, बात ये कि हम सब के शरीर में भगवान का वास होता है। जब वक्त बुरा होता है तो हम ईश्वर के पास जाते हैं और अपने लिए कुछ मांगते हैं। जब वक्त अच्छा होता है तब भी हम जाते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुछ शरीर ऐसे भी होते हैं जिनमें शायद ईश्वर रहना, वास करना पसंद करते हैं। और माँ सरस्वती का, माँ शारदा का अगर निवास किसी कंठ पर हो और से आपको सजीव देखना हो तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बगल में वो शरीर, वो कंठ है जिन पर माँ का स्वयं आशीर्वाद है। और अनेकों कारणों से जो आज अमर उजाला के इस पॉडकास्ट में आप समझेंगे कि क्यों मैं इस एक शब्द, इस माँ की संज्ञा पर, इस माँ के शब्द पर बहुत जोर दे रहा हूँ। शायद ये उस बात को सही साबित करेगा कि छोटा मुंह बड़ी बात। पद्मश्री माननीय अवस्थी जी का अगर मैं स्वागत कर रहा हूँ तो ये सच में बहुत छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप अपना वक्त अमर उजाला परिवार को दे रही हैं। नहीं, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और इतने प्यार से आपने मेरा परिचय कराया है। उत्कर्ष, आपको बहुत सारा आशीर्वाद और इतना सुंदर काम आप कर रहे हैं। और अमर उजाला परिवार तो मुझे लगता है बतौर कलाकार, हर कलाकार का कहीं ना कहीं अखबार से एक बड़ा जाती परिचय सा हो जाता है। हम लोग तो इसलिए अमर उजाला से मुझे लगता है जब बतौर कलाकार शुरुआत हुई थी अपनी संगीत की यात्रा की, तो उस समय से कॉलम में क्या निकलता है, क्या लिखा गया, वो पूरी कतरनों को इकट्ठा करने से लेकर के आज तक का सफर है। और वहां से लेकर अब पॉडकास्ट की इस इनिंग्स में अच्छा लग रहा है अपने सभी पाठकों, सुनने वालों से सामने बैठने से। पहला अमर उजाला पॉडकास्ट और अच्छा आप, अच्छा। हाँ, आपने कई मामलों में पहला स्थान ओ, हासिल किया तो हमको लगा कि हम पहले आपके साथ होना अरे चाहिए। ये तो सम्मान की बात है, क्या बात है जो मैंने एक शब्द कहा शुरुआत में, जी। और मैं उसी यात्रा पर आता हूँ, मैं ढेर सारी चीज़ों को पूछने की कोशिश करूंगा आपसे। और पूछने से ज़्यादा जो मैंने कहा कि ये सच में संवाद होगा, शायद समझने की, सीखने की, जानने की और अपने ढेर सारे उस पत्रकारीय कौतुक को दूर करने की भी। लेकिन एक चीज़, मालिनी अवस्थी का नाम लेने पर स्वाभाविक रूप से लोगों को वो ढेर सारे लोकगीत नजर आते हैं। पर मैं जो उत्तर प्रदेश का नहीं हूँ, एक बाहर से आकर जब संस्कृति को देखा तो कुछ एक चेहरों पर मुझे संस्कृति की छाप दिखी जिनमें से आप एक थी। और ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की संस्कृति, आप इस देश की एक पहचान है। लेकिन मैं उस शब्द पर जो लौटना चाह रहा था, जब आप जिस वेशभूषा में हैं, जिस आवरण में हैं, उसमें एक संस्कृति दिखती है। लखनऊ में जिस आवास पे आप रहती हैं, लखनऊ के कई लोग मुझे बोले कि देखो मुंबई में अगर जलसा नहीं गए हो तो इस दीवार को देख लो, उसमें लोक संस्कृति दिखती है। आपके अंदर की दीवारों पर लोक संस्कृति दिखती है, आपके कंठ से तो लोक संस्कृति निकलती ही है। ये जो जुड़ा हुआ मैम, ये कैसे कि संस्कृति रच बस इतनी गई कि वो आवरण में है, वो कंठ में है। जिस पेरीफेरी में आप रहती हैं, जिस वातावरण में आप रहती हैं, आप उसको उससे ही जोड़ने का प्रयास करती हैं। लोग धन पाते हैं तो यूरोपियन घर बनाते हैं, आप और पाकर या और ईश्वर के आशीर्वाद से उसको और गांव बनाना चाहती हैं। आपके घर पहुंचकर लगता नहीं है कि हम अगल बगल के उन बंगलों के बीच में हैं। हाँ, उत्कर्ष, मुझे लगता है कि इंसान जो है भीतर से और बाहर जो दिखता है उसमें कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए। जो आपका विश्वास है, जो आप है,
जिस पर आप विश्वास करते हैं, आप जाहिर आप चाहते हैं कि लोग भी वही दुनिया देखें जो आपके यकीन की दुनिया है। और जाहिर है उसी विश्वास ने मुझे प्रेरित किया कि मैं लोक संस्कृति की, ये पूरे लोकगीतों के इस पूरे संसार से आज के श्रोताओं को, दर्शकों को उनसे परिचित कराऊं। उसके भीतर जो भारत समाया हुआ है, उन लोकगीतों को रचने के पीछे हमारे पूर्वजों की जो सोच रही कि भारत क्या है, इसके बारे में एक लोक कथा से पता चल जाए। लोक कथा पूजा जैसे समाप्त होती है और पूजा के बाद जब एक लोक कथा सुनाती दादी जब अंत में कहती है जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे, यही तो सर्वे भवन्तु सुखिनः है। ऐसा नहीं कि इस कहानी में जैसा अच्छा सुखांत हुआ वो मेरे साथ भी हो, मेरे घर में हो ना, सबके साथ हो, सबके मंगल की कामना। इतनी समझ हमारी आपके दादियों को थी। ये कहीं ना कहीं सोच जब आपके जीवन में उतर जाती है, जब आप उसको इस तरह से अपना लेते हैं, तो आपको लगता है कि उसी सूत्र में सबको बांधो, फिर आपके भीतर और बाहर दिखावे का कोई अंतर नहीं रह जाता। तो उस संप्रेषण में लोकगीत भी एक माध्यम है। पहनावा, मेरा व्यवहार, मेरी बोली, मेरा रहना, या घर में जैसे गैया पली हैं और मछली पली हैं, कछुए पले हैं, तो ये सब भी एक कह लीजिए ये उसी का, हाँ, उसका विस्तार है, मेरी सोच का विस्तार है। तो मुझे लगता है कि कई बार होता क्या है, दुनियावी दृष्टि से जब कोई गाता है, लोकगीत गा रहा है या मंच पे गा रहा है, तो लोग वहां पे प्रसिद्धि, धन, यश, कीर्ति, इसी की माया जाल से इतर देखते नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि संस्कृति में लोकगीत तो सिर्फ उसका एक आयाम है। खान पान, व्यवहार, लोकनाट्य, लोकाचार, ये सब भी उस पूरे आकाश का पूरा हिस्सा है। तो मुझे लगता है यदि आपको वो घर आके लगा, अब देखिए ये भी एक मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं कि विवाह हुआ, विवाह होने के बाद आप यदि मेरी पुरानी भी तस्वीरें देखें, कभी जब मैं भातखंडे में पढ़ती थी विवाह से पहले, तब भी मैं हमेशा देशज सीधा पल्ला यही पहनती थी। जब विवाह हुआ तो जाहिर है नौकरी ऐसी थी इनकी कि जहाँ पर बहुत उस समय तो आंग्ल ज्यादा था, हाँ, लेकिन वहां पे सबको बड़ा अचरज होता था मुझे देख के, और उन्हें लगता था कि ये किस जमाने की अभी भी उस तरह की। लेकिन मैंने कभी भी उनकी राय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मुझे मालूम था मैं जो हूँ इसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं यही हूँ, ये भारत का पुराना परिवेश है। मेरी दादी पहनती थी, यदि मैं 21 साल की उम्र में पहन रही हूँ तो आज भी वही पहन रही हूँ, वैसे ही खाती पीती। तो सरकारी घरों में एक है कि यू कांट चेंज देम, आप उनमें आप कोई और स्ट्रक्चरल चेंज कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर जब आई तो मुझे लगा कि भाई कम से कम इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि वहाँ पर लोग न जाने किन किन चीज़ों से और टाइल्स वगैरह से उसको शोभायमान करते हैं। तो हमने पीपल का पेड़ है वही झूला डाल लिया, वहाँ पर हमने देवियों के, तो कहीं पर गाय बछड़ा है, तो कहीं सूर्य चंद्र है, इस तरह के मांगलिक चिन्ह उसके चित्र बनाए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब जब आते हैं सब तो कहते हैं हमें लगता है हम गाँव आ गए। तो आप जो जुड़ाव महसूस कराती हैं मैम, मैं वापस कह रहा हूँ कि एक आउटसाइडर के तौर पर मैंने वो एक शब्द कहा था कि माँ का आशीर्वाद जब होता है तो एक मातृत्व आ जाता है। मैं किसी एक जरिए से कोविड के दौर में आपके एक संपर्क में था, एक अभिनव प्रयास था जिसके बारे में लोगों को कम पता है। 2 साल स्टेज नहीं हो रहे थे, 2 साल कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। आपकी तपस्या है और ईश्वर का वरद है कि शायद वो 2 साल आपके लिए आर्थिक संकट नहीं थे, पर जो हमको ढोलक की थाप देते हैं, जो थोड़ी सी मंजरी बजाते हैं, जो थोड़ा सा पीछे एक चिमटे का स्वर देते हैं, जो तबले पर अपनी उंगलियों की चोट रखते बिल्कुल बिल्कुल, जो मदद आपने उनके लिए की, बहुत पीआरशिप आपने नहीं की, आपको शायद पसंद ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि अमर उजाला पे हम बहुत पर्दे नहीं रखते, तो वो एक चीज भी दिखनी चाहिए। वो जो मातृत्व भाव था, वो प्रेरणा कहाँ से आई और कितने लोगों की मदद कर गई, थोड़ा बता दीजिए आप। उत्कर्ष, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको याद है। असल में एक मुझे संकोच होता है कि कुछ आपने यदि किसी की मदद की तो उसके बारे में क्या बताएं। मुझे लगता है वो जो पुरानी कहावत है नेकी कर और दरिया में डाल, क्योंकि जो किया है यदि उसको भी आप बताने लगे तो ऐसा लगता है कि आपको अभिमान भी है अभी
कि आपने किसी की मदद की। मैं उस अभिमान के या उस स्वीकारोक्ति के भाव से भी अपने को मुक्त रखना चाहती थी, तो इसलिए उस समय किया। और मैं इसके बारे में कभी चर्चा नहीं करती, बहुत लोग बहुत करते हैं, लेकिन आपको याद है वो दरअसल हुआ ये कि भगवान न करे कभी वो समय हम लोग के जीवन काल में कभी आए, कभी भी आए किसी के लिए। लेकिन एक चीज मैं देख रही थी कि जब वो पूरी दुनिया थम गई और उस दुनिया थमने में आर्थिक संकट आया, तो सरकारों से लेकर के हर व्यक्ति के मन में था कि भाई इनका क्या होगा, जो सड़क पे रह रहे उनका क्या होगा, खोमचे वालों का क्या होगा, जिनका रोज जो खाते हो पीते हो बिछौना ओढ़ना उनका क्या होगा। सरकार की थैलियां खुल गई उनके लिए, सब कुछ हो गया। जो पैदल चलकर अपने गांव को आ गए, पूरा देश देख रहा था। और जो इस पूरी पीड़ा से जिनकी जान जा रही थी वो सब भी लोग देख रहे थे, सबकी मदद हो रही थी। लेकिन एक बात बड़ी कमाल की थी कि जो पूरी दुनिया का मनोरंजन करते हैं, जो अपनी दुनिया का कितना भी दुख हो लेकिन दुनिया का दिल बहलाते हैं, उनके लिए कोई योजना कोई प्रोग्राम उस समय तक नहीं था। और हम लोग जब ये बात कहते, ट्वीट करते, लिखते, तो कहीं ना कहीं मुझे आज भी याद है कि मेरे पति उस समय कोविड के चीज़ें सारी देख रहे थे, और जहाँ पे जान जा रही हो, जहाँ पे दवाइयों का भी संकट हो, वहाँ पे जाहिर है इतने बड़े स्तर पे ये लोगों को बड़ी छोटी चीज़ लग रही थी। लेकिन मुझे लगा कि सहायता मांगने से अच्छा है कि हम सहायता का स्वयं एक समूह रचें, हम उसको पहल को हम खुद करें। और ये बात का मुझे ध्यान वहीं से आई कि जब प्रधानमंत्री जी ने कोविड का कोष प्रधानमंत्री जी, जी तो उसमें उन्होंने जब एक वो किया और सबने किया, मैंने भी उसमें 1 लाख रुपए दिए सबने थे, जी मुझे याद है। तो मैंने कहा कि हम क्यों ना एक बनाए, और उसमें मैंने 3-4 मित्रों से अपने बात की। और आज भी मैं, चूंकि ये इसमें 2 लोगों का नाम लेना चाहूंगी जिसमें उनका बहुत सहयोग मिला। एक तो आरजे रौनक है, जी जिन्हें पूरी दुनिया जानती है बहुआ बउआ के नाम से। और आरजे रौनक से मैंने कहा कि हम कैसे इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं बृहद रूप, और सेव द रूट्स नाम उन्होंने दिया। हम लोगों ने मिल करके सोचा कि इसमें हम 1 लाख रुपए मैंने डाले, और मैंने कहा कि भाई जिनको भी कार्यक्रम, अभी तो छोड़िए, मिलने ही नहीं साल भर, और इसमें खास तौर पे उनके लिए जो लोक कलाकार हैं जिनकी रोजी रोटी आज उन्हीं से चल रही है, हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप सोचिए, ढोलक नक्कारे और मजे की बात, शादी के बैंड वाले, शादी के बैंड वाले जो जिनके की लगन में ही काम होता है, वो और कोई काम नहीं जानते, ब्रास ट्रम्पेट जो बजाते हैं। और हमारे इस पूरे अभियान में हमने जब इकट्ठा करने, तो हमने लोगों से कहा आप जो पैसा दे सकें आप दें। किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, देते 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 करीब हम लोगों ने 38-40 लाख रुपए इकट्ठा किए। और हमने कहा कि कलाकार के पास एक ही चीज पूंजी होती, स्वाभिमान। तो हमने एक पेज बनाया, सेव द रूट्स, और हमने कहा कि लोग भी घर बैठे हैं, आप भी खाली, आप कार्यक्रम दीजिए ताकि उसी दिन आपके अकाउंट में पैसा जाए। उससे आपको भी ये रहे कि आपने बजाया। और वो बड़ा कमाल का समय था। मैं आपको क्या बताऊं उत्कर्ष, मैं ही बताना चाहूंगी कि लोग अपने घर से रिकॉर्ड करके भेज रहे थे। जो घरों की स्थितियां थी, एक कमरा है, जिस तरह वो बैठे हैं, जहां बैठकर वो दुक्कड़ बजा रहे हैं, ताशा बजा रहे हैं, ट्रम्पेट बजा रहे हैं, तो वो घर की परिस्थिति बता रही थी कि कैसे ये हालात है घर के। और वहां पे बैठ के तो मुझे बड़ा उसका संतोष है कि वो हम लोगों ने कलाकारों को धन वितरित किया, बांटा। और वो बुरे सपने की तरह कोविड का समय चला गया, लेकिन मुझे इसका आज भी लगता है कि अच्छाई जाती नहीं। बहुत सारे कलाकार हैं आज भी जो याद करते हैं और हमें बताते हैं कि आपने उस समय मदद की जब हम लोग पास वाकई खाने को नहीं था। और शायद इसीलिए वो कहानी मेरे मन में भी, मेरी जी स्मृति में भी रह गई जी कि वो इतनी सुंदर थी। आपने एक शब्द का प्रयोग किया था कि अभिमान ना रहे, इसलिए भी नहीं बताया। एक चीज बताइएगा, और थोड़ा मैं मूड चेंज करके सवाल पूछना जी चाहता हूँ। जब मंच पर आपका कार्यक्रम हो रहा था, और मैं शायद जिस शब्दों में करूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी स्मृति में उचित आ जाए, कि मंच पर आपकी प्रस्तुति हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, पीछे अवनीश जी बैठे हैं, और उसके बाद आपकी प्रस्तुति बस खत्म होने को है, और मुख्यमंत्री जी बताते हैं मंच पर आए केंद्रीय मंत्री और तमाम अतिथियों को कि ये जो आपने शानदार प्रस्तुति देखी है, इनके पति ये हैं। अमूमन ये होता है भारत में कि बेटे अपने पिता के नाम से और पत्नी अपने पति के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन जब मंचों पर ये कहा जाए कि मालिनी जी हैं
ये उनके पति हैं। बाद में कोई संवाद होता है क्या घर पर कि आज तो आपके नाम से हमें पहचाना गया? कभी नहीं। वो तो देखिए, हम दोनों बहुत ही हम दोनों एक हैं, मैं ये कह सकती हूँ। इतने सालों में अब हम दोनों वाकई में दो दिमाग, दो शरीर, लेकिन मन एक है हम लोगों का। और ये नहीं होता तो इतने सुनियोजित, इतने सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी हम दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग दुनिया है। ये दुनिया एक मिल करके नहीं होती, दोनों होकर के भी। एक बड़ी कमाल की बात है, वो ये कि पूरी जीवन मैं जब भी गाती रही और मंच पे आती रही तो एक बहुत बड़ा वर्ग मुझे इसी बात से जज करता रहा कि मैं एक अधिकारी की पत्नी हूँ। वो कई बार मुझे बिना सुने, बिना मेरी योग्यता को देखे, बिना मेरे गाने की गहराई को समझे, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये पृष्ठभूमि ज्यादा हावी रही कि ये अधिकारी की पत्नी है। वहां से लेकर यहाँ तक मुझे आज भी याद है कि 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अवनीश को बुलाया दिल्ली से, तो ब्रेकिंग न्यूज जो टीवी पे चल रही थी उसमें निकल के आ रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया, इनका नाम लेकर। उसमें आ रहा था कि प्रख्यात गायिका के पति हैं मालिनी जी के। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मीडिया के लिए मेरा नाम ज्यादा परिचित और अवनीश हमेशा बहुत लो प्रोफाइल काम से काम रखने वाले अफसर रहे हैं। जी, सवाल है भूमिका रखी थी कि मतलब वो परिचय देने वाले खुद मुख्यमंत्री हों कि ये इनके पति है तब? उपराष्ट्रपति जी को बता रहे थे, वो बता रहे थे। एक तरह से ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कला साधना की भी यात्रा की कथा कहता है, जहाँ पर आप जो हैं, आपकी एक यात्रा है और कला साधना तो बहुत लंबी अलग चलती है। मुझे लगता है ये कई बार लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का एक सवाल होता है कि दो लोग जो अपनी अपनी क्षेत्र में थोड़ा स्थापित हों, उन दोनों के जीवन में एक लंबे समय तक अपनी अपनी पहचान कायम रहे, बिना किसी विवाद के, बिना किसी तो ये कई लोग, आपको बताया, मुझे बहुत लोग इसके लिए कॉम्प्लीमेंट तो देते हैं, कई लोग गुरु मंत्र मानते हैं कि कैसे आपने सामंजस्य स्थापित किया। मैं कहने वाला था कि किसी दिन एक काम करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसे बेहतर रखें, अलग एक पॉडकास्ट आपके साथ किया जाए। हाँ, वो जो आपने कहा बिल्कुल कि क्योंकि आप लोग के नेचर कम से कम दिखने में घर के अंदर आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बहुत अलग है। आप मंच पर सामने ना हो तो हम निराश हों, और सर मंच के पीछे रहकर काम करने वाले एक शख्स हैं जिनके लिए एक सरकार है, एक छवि है, और उसके वो नींव है। जो जैसे आपने बताया कोविड का दौर हो, उत्तर प्रदेश की नई सरकार आई हो, ढेर सारे बदलावों में, जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम जाना जाता है तब गृह विभाग में, तो वो एक आप लोग बाय नेचर अलग दिखते हैं जिस तरीके का काम है, और उसमें वो जो आपने कहा ना, इसलिए वो शायद एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है। लेकिन पता है आपको, दोनों का उद्देश्य एक ही है, लोक कल्याण, जन कल्याण। जो मैं कर रही हूँ वो भी पूरी समाज से जुड़ी चीज है जी। समाज को सशक्त बनाने की, परिवार की बात, परिवार से समाज है, समाज से देश है। ये तो काम दोनों के अलग होते हुए भी एक ही है दोनों के। और ये कहीं ना कहीं जब दोनों ही अपनी स्थिति को लेकर के अपने बहुत आश्वस्त होते हैं, अपनी स्पेस को लेकर के कि भाई वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर स्पेस, तो वहां पर कहीं पर कोई वो नहीं रहता। मुझसे कई बार बेटियों की माएँ या लड़कियां की कहती हैं हमसे, जबकि आंटी व्हेन यू वी लुक एट यू वी फाइंड हाउ कूल इज इट कि आप अभी भी इतनी यात्रा करती हैं, अभी भी अपने प्रोग्राम करती हैं, आपने सब कुछ इतने अच्छे से, परिवार भी संभाल के रखा है। तो आई टेल देम कि ये जो आपको आज दिखता है एक दिन की चीज नहीं है। जैसे बहुत बड़ी इमारत में पहले बहुत गहरी नींव खुदती है, जितनी गहरी नींव उतनी ऊंची, उतनी सुंदर इमारत। तो आज की लड़कियों को भी कहीं ना कहीं और लड़कों को भी सोचने की बात है कि कोई भी खूबसूरत रिश्ता यदि उसकी लंबी जिंदगी आपने चाही है, कामना की है, तो पहले तो नींव गहरी रखें, और वो बहुत उदार मन से, खुले मन से, बहुत अंडरस्टैंडिंग से होता है। ढेर सारे आपके इंटरव्यू में, संवाद के क्रम में आपने सर ने आपको कैसे पसंद किया, कब देखने आए, कब क्या बात हुई पर जिक्र हो चुका। हाँ। तो उस पर बहुत ना जाते हैं, मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि जब वो इतना कह देते हैं या सीमित कहते हैं, ये कहते हैं जो आपने बहुत कम जगह कही हो, जब आप अमर उजाला के पहले पॉडकास्ट पर है तो कुछ तो हमको भी पहला मिलना चाहिए, कि जो आप लोगों के बीच की कोई ऐसी किस्सा जो इसको कहा भी जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन आपने अब तक बहुत जगह रखा नहीं। तो एक बात जो अवनीश की अद्भुत है, कमाल, एक तो मैं पहले आपको बता दूं कि कार्यक्रम की प्रस्तुति को लेकर के जो एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है कि मैं क्या गाऊं,
किस तरह की चीजें पेश करूं, उससे अवनीश का नजरिया बिल्कुल अलग है। अच्छा। इनका बहुत कॉमन पब्लिक वाला, लेमैन वाला अप्रोच है कि आम जनता को क्या अच्छा लगेगा, आम सुनने वाला क्या सुनना चाहेगा, मेरा क्लासिक या लिटरेरी। तो वो एक बहुत कमाल का हम लोगों का इंटरेस्टिंग कह लीजिए होता है कि कुछ भी जो मेरे हिसाब से बहुत क्लासी और लिटरेट, बट इनको ये कि नहीं, पब्लिक झूमे, पब्लिक नाचे, पब्लिक को भीड़ कितनी थी, तो ही इज ऑलवेज इनटू नंबर्स, लोग कितने थे, लोगों को मजा है कि नहीं। लेकिन एक बात जो बहुत कमाल की है वो ये कि मेरी, चूंकि अब तो व्यस्तता बहुत ज्यादा है, जी, यात्राएं बहुत स्वाभाविक। होती हैं, लेकिन हमेशा कितने भी व्यस्त हों, असाधारण परिस्थितियों को यदि छोड़ दें, उसके अलावा प्रोग्राम के बाद करीब 11 बजे तक, 10:30 11 बजे तक एक फ़ोन इनका ज़रूर आता है रात में, कैसा रहा प्रोग्राम। और वो एक समझ लीजिए पूरी थकन, पूरी जो चाहे चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में प्रोग्राम हुआ हो, या मैं रात में ट्रैवल कर रही हूँ 11:30 12 बजे, कैसा रहा प्रोग्राम, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए। तो मुझे पता है कि कैसा रहा प्रोग्राम में, यदि मैं इनको बोलूँ स्टैंडिंग ओवेशन मिला, या आज ऑडियंस में अमजद अली खान साहब थे, आज ऑडियंस में ये थे वो तो उनको बहुत अगेन ऑर्गेनाइजर की दृष्टि से सोचते हैं, भीड़ कितनी थी, पब्लिक को पूरा मजा आया कि नहीं, कितनी बार वंस मोर हुआ। तो ही इज अ वेरी प्रोडक्टिविटी, मैं जैसे आर्टिस्टिक और प्रोडक्टिविटी कैसी रही, ये मुझे लगता है कि जबकि वो मैंने क्या गाया, किस तरह का गाया, क्या, उससे कोई मतलब नहीं उनको, कुछ भी नहीं। लेकिन वो एक फोन की कैसा रहा, वो मुझे लगता है बहुत ऊर्जा देता है कि अगले कार्यक्रम के लिए। ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है मेरे लिए तो बहुत बड़ी संजीवनी है। जिस रात आपने ये कहा होगा, जैसे आपने कहा कि आप बताते हैं कि ऑडियंस में कौन बैठा है या प्रोग्राम कैसा रहा, कि आज ऑडियंस में प्रधानमंत्री थे, एक जश्न ओह की यस, रात थी, हाँ हाँ। और जब वो पहुंचे और मैं मंच पर थी, और उसके बाद अगर स्लो मोशन के वो मैं दृश्य याद करूं कि प्रधानमंत्री के पहले हाथ यूं चलने शुरू हुए, हाँ, फिर गर्दन, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो घुटने भी हाथ की थाप बिल्कुल। से जुड़ रहे थे। एक वो प्रस्तुति, और सामने ऐसा दर्शक, ऐसा श्रोता हो, और जब बाद में आपने उसको रिकॉल किया, सोचा, या शायद सर के साथ डिस्कस किया। प्रधानमंत्री जी के साथ के सामने ही दूसरा कार्यक्रम था, एक बार पहले मैं अब का जिक्र इसलिए क्योंकि उसमें अब जो मैंने भूल किया वो इंद्रदेव का एक आशीर्वाद भी आ रहा था। वही तो उसी को बता रही, तो पहले जो एक कार्यक्रम हुआ था वो भी बड़ा कमाल का प्रोग्राम था, और उसमें भी मुझे याद है कि बाद में जो कल्चर मिनिस्टर उस समय थे, महेश शर्मा जी, जी। उन्होंने बताया कि हमको कि 2 बार 3 बार उन्होंने तारीफ की कि कितना अच्छा इन्होंने किया है। और ये जो प्रोग्राम था ये तो कमाल का इसलिए था कि हमारा प्रोग्राम असल में एक दिन बाद था, 2 तारीख को, तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब मुजफ्फर अली जी के उसमें जहाँ इसमें आने वाले थे, जहान खुसरो में, तो उन्होंने कहा कि उनके सामने 30 मिनट की एक प्रस्तुति भी होगी, मालिनी आप गाएं। और उन्होंने कहा कि कव्वाली में जो वारसी ब्रदर्स के कव्वाली रंग, जी। आज रंग है, क्योंकि वही फागुन का वो महीना था, कि उसके संग जुगलबंदी आपकी हो। एक दिन 2 दिन प्रैक्टिस, एक दिन प्रैक्टिस की, हम लोगों ने कहा ठीक है। अब जाहिर है जब वीआईपी के प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें बहुत सारे कलाकार के रूप में कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, जैसे कि समय कम होता है, जैसे कि आपको बहुत चीज़ें नहीं गा सकती, जितना आपको उतना ही रखना है। लेकिन उस दिन तो प्रकृति ने ही तय कर दिया था कि आज हम तय करेंगे क्या होगा। तो जो बारिश शुरू हुई, जी। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना शानदार इंतज़ाम, और इंद्रदेव 1 घंटे ऐसा बरसे कि जैसे लग रहा था कि बारिश आज रुकेगी नहीं। और ठीक पीछे इतना खूबसूरत सुंदर नर्सरी में कार्यक्रम था, इतना सुंदर बैकड्रॉप, बारिश हुई और बारिश रुके ना, पीएम साहब सामने आके बैठ गए। और पीएम साहब ही नहीं, पूरे देश के उस समय क्रीम सारे जो मतलब गणमान्य उस समय थे। जी। गणमान्य सारे लोग बैठे थे। मज़े की बात ये कि साउंड वाले ने कहा कि अब हम साउंड नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सारा भीग जाएगा। जी। तो आप सोचिए इतने बड़े वीआईपी प्रोग्राम में देयर वाज नो साउंड सिस्टम। और जिन्हें पहले जाना था, वारसी साहब को एक कलाम पढ़ना था, कन्हैया याद है कुछ हमारी, ये कलाम पढ़ना था। तो वो बोले हम कैसे जाएंगे, यहाँ कहाँ बैठेंगे, साउंड भी नहीं, कुछ नहीं। तो जो घोषक महाराज थे और जो उन्होंने, उनका भाई अब आप जाइए, आपको समझ में आ रहा, आप जाइए। तो उन्होंने कहा, वो गए और बाकायदा बजाना उन्होंने ऐसे हारमोनियम लेके शुरू करा। फिर उन्होंने कहा आप भी जाइए। तो मैं जब गई, उन्होंने कहा बैठिए, खड़े होकर नहीं, बैठ के गाइए। तो उन्होंने कहा पूरा भीगा है। मैंने कहा बस आप यहीं बैठ जाइए। वो बैठ गए, हम बैठ गए, हमारे साजिंदे बैठ गए।
क्या बताएं कि उस दिन जैसे लगता था कि इंद्रदेव खुद सुनना चाहते थे, ऐसा लगा। क्योंकि देखिए पुराने ज़माने में तो साउंड आउंड सिस्टम था नहीं, वहाँ से तो जो वॉइस जाती है एक आर्टिफिशियल साउंड है या होकर के ज़रिए से जाती है। जी लेकिन चूंकि वो शायद रूहानी चीज़ थी तो सीधे शायद आवाज़ जाना चाहती थी, प्रकृति को ऐसा मंजूर था। सोचिए कव्वाल करीब 10-12, मेरे संग 8 म्यूजिशियंस, मैं अकेली सिंगर फीमेल, और वहाँ कव्वाल इतने सारे। और यदि आज भी आप उस रिकॉर्डिंग को देखें कि क्या बुलंद आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। और वो हम लोगों ने आज रंग है उसमें जब हमने शेर पढ़ा, वो पूरा प्रोग्राम बिना साउंड के हुआ। मैं आज भी जब लोगों को बताती हूँ तो कोई यकीन नहीं करता कि बिना माइक के आप लोग गा रहे थे, इतनी अच्छी आवाज़। और पीएम साहब ने जो थाप देनी शुरू की साथ थाप में। देनी शुरू की। फिर जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उनको बोलना था, लेकिन उन्होंने कहा मैं पहले ऊपर जाकर दाद दूंगा। और उन्होंने आकर हम लोग से यही कहा सीधे कि किस तरह से आज आप लोगों के लिए भी ये प्रैक्टिस रही हो कि आप बारिश हो रही है, भीगा मंच आप लोग गा गए। तो मैंने एक बात पीएम साहब से कही, जी हमने कहा कि सर कलाकार भी योद्धा होते हैं, एक बार जब वाह आ गए मंच पे तो पीठ नहीं दिखा सकते। हम लोग को जब एक बार बुलावा है तो फिर कैसी विपरीत परिस्थिति, फिर प्रभु भी उस समय सहायता करते हैं। और वो प्रोग्राम जिसमें हर तरह से आप कह सकते हैं, बारिश हो गई, साउंड वाले ने साउंड नहीं लगाया, मंच के लिए लोग कितनी सज्जा करते हैं, देयर वाज नो स्टेज नो प्लेटफॉर्म, हम जमीन पे बैठे थे। लेकिन वो ऐसी एक यादगार प्रोग्राम बन गया। उस दिन जो गाना बजाना भी हुआ, बाद में मुजफ्फर अली साहब भी कह रहे थे कि वो बार बार वो कह रहे थे कि हम इतने हमने प्रोग्राम सुने, ऐसा गाना नहीं सुना। और फिर पीएम साहब ने अपने भाषण में भी वो चीज़ कही जी कि मुझे लग रहा था कि ये विपरीत परिस्थिति में हर इंसान का बेहतर निकल के आता है। तो उन्होंने कहा कि आज देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन आज आर्टिस्टों ने अपना बेस्ट दिया। आप कह रही थी कि वो सीधा स्वर था जिसको सुना गया करेक्ट बिना है किसी। जी। आज भी ऐसा कुछ मौका है, लेकिन मैं बाद में अनुरोध जी करूंगा। एक स्वर जो मुझे शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा आपका वो स्वर याद रहेगा। और मैं कोई नहीं होता इस बात का मूल्यांकन करने वाला कि वो आपका सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन 550 सालों की एक पूरी तपस्या के बाद, इंतजार के बाद, जब उस बड़े से कैमरे पर प्रभु श्री राम के उस 5 वर्षीय बालक रूप के जो पहली छवि आई, और मैं अगर बोल रहा हूं तो अगर आप देख सके तो मेरे जो रोंगटे हैं वो अभी भी मैम खड़े हो मैं रहे तो हैं। और वही उसके बाद पहुंच सिर्फ गई। एक स्वर आपका था, वो मतलब वो माथे से चलना हाँ शुरू हाँ हुआ और वो हाँ पैर तक पहुंचा, कि कैलाश खेर हैं, कि सोनू निगम हैं, हाँ कि हरिहरन साहब हैं, कि तमाम लोग हैं। लेकिन जब आप वो आई और फिर वो राम 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 राम, और उसके बाद वो, एकदम बिल्कुल और उत्कर्ष, जो आपको आप, बहुत याद है बिल्कुल। मतलब वो, मुझे लगता है मैम किसी को भी वो क्षण तो भुलाए नहीं और भूलेगा वो ना। भी प्रभु ने किया, देखिए और वो हम प्रभु सिर्फ ही तस्वीर भगवान ने देख किया। सकते थे, एकदम सही। तो स्वर सिर्फ आपके थे। अब ये भी देखिए आपने जो पूरा एक याद दिला दिया, मैं इसीलिए कहती हूँ कि इंसान क्या है, वो भगवान के हाथ में है। मिट्टी अपने को, जो हम कहते हैं ना, अपने को हम गढ़ लें, कितना गढ़ लें, भगवान ही गढ़ सकता है। कुछ बस एक ऐसे मौके। छोटी सी बात जो रह जी गई वो ये कि जो मैंने शब्द प्रयोग जी किया, क्या अब तक की आपकी वो सर्वश्रेष्ठ हाँ प्रस्तुति या सर्वश्रेष्ठ हाँ मंच है, हाँ मेरे अनुसार है। हाँ बिल्कुल है, एकदम अब वो सही। भाव को बताइए, आपको क्योंकि पता आप है, उस प्रांगण में बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल। तपस्या आप भी जानती हैं, आप उस संस्कृति को मानती हैं, थोड़ा सा उस भाव को अगर। उसकी शुरुआत कुछ यूं हुई कि देखिए ये सभी, मतलब हम, मेरा आज से नहीं 40 साल से मेरे कार्यक्रम का कि पहली प्रस्तुति देवी का और दूसरा भगवान राम का सोहर होता है, जी हमेशा से गाती हूँ। उस समय लोग हम लोग से जब सोहर क्या होता है लोग पूछते थे, जब बम्बई में यहाँ वहाँ गाती थी, सोहर क्या है। और मैं राम जी का सोहर से ही कार्यक्रम, यहाँ तक कि 2007 में जब हमने जुनून शो किया, हमने उसमें भी राम का सोहर गाया। मुझे आज भी याद है कि उसमें जज थे उस्ताद राहत फ़तेह अली खां साहब, पाकिस्तान से आए थे। और उन्होंने तब इतनी बड़ी बात कही थी, कभी आप जाके यूट्यूब पे देखिएगा, कि उन्होंने कहा मालिनी जी आप सोहर में आप राम जन्म बता रही थी, लेकिन हमने तो ऐसे ही अयोध्या जी के दर्शन कर लिए। ये वो कह रहे थे जो पाकिस्तान में रहने वाले। वहां से लेकर एक ऐसा भक्त जिसने अपने पिता से, माँ से, अपने पूर्वजों से अयोध्या नगरी में राम वास करते यही सुना हो, और उसको अदालत में लड़ाई को देखा हो कि राम का जन्म हुआ कि नहीं, इस पर भी कोई जिरह हो सकती है। और आप देखिए कि मैंने 2018 में संस्कार भारती के जरिए
अयोध्या में एक कार्यक्रम 3 दिन का कराया था, लोक में राम, जी कि कितनी लोक कलाओं में राम की व्याप्ति है, सिर्फ गाने में नहीं। उसके 1-1.5 वर्ष बाद निर्णय आपने ये आता है। बताने की कोशिश की राम प्रकट हैं हाँ और बिल्कुल, अब तक चले आ रहे हैं, यही फिर वो प्रकट हुए भी। हुए जी भी। आगे। और निर्णय आया, आने के बाद जब 22 जनवरी का तय हुआ, तो पहले तो जब न्योता हाथ में आया, उसी की प्रसन्नता इतनी थी कि न्योता आया कि मैं उस दिन उपस्थित रहूंगी। मैंने उसको डाला सब जगह और जी भगवान के हाथ जोड़े कि आज ये दिन देखने को, पिताजी नहीं जिनके मन में इतनी भक्ति थी, लेकिन उनका आशीर्वाद है कि हम ये दिन देख रहे हैं। फिर 22 जनवरी से 2 दिन पहले रात में 1 बजे फोन आया कि उस दिन कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें 6 कलाकार प्रस्तुति अपनी देंगे, तो आप पारंपरिक बधाई जो गाई जाती है अयोध्या की, उस बधाई को राम जन्म की गाई। मेरे तो उस दिन के बाद से धरती पे जिसे कहते, मेरा मतलब मुझको पैर ये लगा उस दिन कि रामलला ने मेरी तपस्या सुन ली। मुझे ये लगा कि मैं जो दादी नानी अपने घर के शिशु के जन्म में राम का सोहर गाती हैं, चाहती हैं, कामना करती हैं कि मेरा पुत्र राम जैसा विनम्र विनीत और आज्ञाकारी हो, उस भावना को सोच के जो मैं हर प्रस्तुति में गाती रही, वो रामलला ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरे को अवसर दे दिया। जब उस दिन पहुंचे तो मजे की बात ये थी कि अपने शंकर महादेवन जी, सोनू जी और सब लोग कलाकार थे गाने को, लेकिन म्यूजिशियंस किसी के अलाउड नहीं थे, इतनी साउंड वो थी। और संगीत नाटक अकादमी का जो अपने वाद्यवृंद था पूरे भारतवर्ष का कि इसी पे गाना है जो जी गाना, सबने आपस में बांट लिया। किसी ने कहा हम मंगल भवन गाएंगे, किसी ने कहा कि हम ये गाएंगे, कुछ 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 सबने जी अपना अपना तय कर लिया। हमने कहा हमारा तो पियोना डिसाइडेड था कि हम बधाई गाएंगे। और देखिए वो समय कुछ ऐसा आया कि जब हम लोग अपना गा चुके और प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, हम लोग उस दिन, मतलब उस दिन ऐसा सूर्य भगवान, आपने स्मृतियों के लिए कहा, उस दिन ऐसे सूर्य भगवान प्रकट हुए थे अयोध्या में, जबकि कोहरे चल रहे थे आसपास, कि जैसे वे स्वयं अपने सूर्यवंशी राम का तिलक देखने के लिए स्वयं प्रकट हुए हो। बड़ी सुनहरी धूप। और उस दिन हुआ क्या कि सब लोग गा रहे थे, तो गाने के समय चूंकि सब कुछ बहुत कहना चाहिए परंपरा हो रहा था, और प्रधानमंत्री जी की वजह से, सुरक्षा की वजह से भी, तो जब बड़े से स्क्रीन पे जो आप लोग घर पे देख रहे थे, हम लोग के सामने भी बड़ा स्क्रीन था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अंदर गए, अंदर से पूजे और शंख हुआ, तो अंदर जो वो पूजा के मंत्र पढ़ रहे थे वो यहाँ सुनाई नहीं दे रहा था। तो हम लोग सब लोग खड़े थे और हम लोगों को लगा कि इतना बड़ा जो सभागार है, सारे लोग पे 7,000, सिर्फ 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 हर्षोल्लास, सिर्फ जय श्री राम, राम लला जय, सिर्फ जय जयकारे हो रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग गाना आरंभ करें। तो जब तक सोचे क्या, बस हम लोगों ने कहा पहला काला दीजिए। अब बस हम लोगों ने कीर्तन शुरू कर दिया, कीर्तन शुरू कर दिया। उसके बाद शंकर जी गाए, सब गाए, गा गा करके ये भगवान की एक ऐसी कृपा की जब तक गाते गाते, अकस्मात था पूरा, जी वो पूरा अकस्मात था, वो पूरा। अकस्मात, बिना किसी प्रैक्टिस के सब कुछ अकस्मात था। और जब गाने लगे तो हमारे ठीक सामने, हम लोगों ने 11:45 बजे शुरू किया होगा, जिस समय में बस मेरा आवाज, उस समय जब सब कलाकारों का टर्न आ रहा था ना, तो जब मैंने मोरे राम लला मोरे राम लला मोरे राम लला मोरे राम लला मोरे राम, मैं जब ये गाते गाते, तो हमने जैसे आंख अपने खोली तो देखा कि सामने रामलला की पहली छवि हम लोग के सामने आ रही थी। आपको मैं ये बस कह सकती हूँ कि उस दिन मुझे ये लगा कि आज इसके बाद प्रभु कह दे कि अब तुमसे मैं गाना गाने की शक्ति छीनता हूँ, तो भी मुझे कहीं कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि मैंने जो मेरी तपस्या रही होगी, जो गाने की इच्छा रही होगी, उस दिन लगा कि सब समर्पित है, सब कुछ यहीं अर्पित है। किसके लिए कोई गाता है, किसके लिए भाव है, किसको समर्पण है, इस क्षण से सुंदर कुछ और क्षण हो सकता है? गायक होना इससे भी ज्यादा सार्थक हो सकता है क्या कभी? उस दिन यही लगा मुझे। और जब बाद में हम लोग चले आए, बाद में लोग फोन आने लगे, तो सबने कहा हम अपने घर में जब हम लोग देख रहे थे लाइव, तो मालिनी आप ही की आवाज सुनाई दे रही थी। तब उस दिन लगा कि ये राम कृपा है और कुछ नहीं। तो बस उस दिन के बाद से तो जो है वो समझिए कि ये सब क्या बोलते हैं उसको, ये क्यूमुलेटिव चल रहा है प्रभु की ओर से। हमारा तो उसी दिन समर्पण हो गया। नहीं मतलब जैसे भी आपने 2 लाइन गाई, और मैं कह रहा हूँ मैं उस दिन अयोध्या में मौजूद था, हम उस मीडिया गैलरी में थे, जैसा आपने कहा कि वो सिर्फ स्क्रीन दिख रहे थे,
आप थे उस दिन तो हाँ, आपने मैं देखा। अयोध्या में था। मतलब मैं अपने आप को इस हाँ बारे में हाँ मैं हाँ सौभाग्यशाली मानता हूँ जी कि पूरे अयोध्या में भय प्रकट कृपाला और उसके बाद दीनदयाल और वो, लेकिन वो कार्यक्रम से पहले और बाद में जो आपने कहा कि उस समय हमको सिर्फ शायद घंटियों की आवाज आ रही हो, लेकिन जब आपने स्वर दिया और वो जी अकस्मात वो आप बता रही हैं, दो चीजें उस दिन बहुत और ये मेरा कंक्लूजन है, वापस मैं बहुत छोटा हूँ इसको देने वाला, लेकिन एक उस मूर्तिकार को जिन्होंने राम लला, और जब आपने वो लला कहा तो वो लला पूर्ण होते हैं कि जी आपके स्वरों से, और आपने कहा ना कि आपकी, और मुझे वो तस्वीरें याद है क्योंकि स्क्रीन पर वो दिख रहा था कि आप 5-6 लोग एक साथ, और वो छोटी छोटी घंटियां लोगों के हाथ में, और आपके आंख बंद थे, और बिल्कुल जैसे ही वो आंख खुली हाँ और हम सब जहां खड़े थे अपने अपने जूते चप्पल उतार लिए, हाथ जोड़ लिए स्क्रीन पर ही, कि वो पहले वो एक सुंदर सा चेहरा और उसके बाद वो पैरों दिव्य तक के था, दर्शन। दिव्य था, वो सब कुछ दिव्य था, वो बड़ा वो। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वहां पर आपने तो खुद ही देखा है, लेकिन पॉडकास्ट है, उस दिन उस प्रांगण में एक एक व्यक्ति जो था वो सिर्फ भक्त के रूप में था। बिल्कुल बिल्कुल। वहां वाकई में श्रद्धा उस दिन बह रही थी। उस दिन वो दिन जैसे प्रकृति ने चुना, उस दिन कहीं कोई दिखावा था ही नहीं। हमारे जो कलाकार थे हमारे संग, मुझे याद है एक लाइन शंकर महादेवन जी ने कही मुझसे, बोले माला जी व्हाट डू थिंक, वी आर सो ब्लेस्ड, दिस इज अ डिवाइन डे। एंड वो इंग्लिश में बोले, उन्होंने कहा कि वी आर सो ब्लेस्ड टू बी लिविंग दिस डे, वी आर ग्रेटफुल कि हम लोग का गाना बजाना काम आ गया, ये दिस इज व्हाट दे वर सेइंग। तो वो ह्यूमिलिटी, वो विनम्रता पूरी उस दिन छल छल के छलक छलक के बह रही थी। तो दो तीन विषयों को और थोड़ा छूना चाहता हूँ समय जी को ध्यान में रखते हुए। एक ये इतनी सारी बातें जो मैंने कही, जो मैंने आप में देखा, मैंने एक रूप और देखा कि मालिनी जी को गुस्सा भी बहुत आता है, अरे बाप रे। और इस मुस्कुराहट को देखकर, इस भाव को देखकर, इस करुणा को देखकर, जो मैंने आपकी अभी तक की यात्रा बताई शायद कई लोगों को ना लगे, लेकिन मैं उसके कारण बता रहा हूँ, वापस वो स्मृति आने। गुस्सा आता है जब कोई आरोप लगाता है, शायद वो अनर्गल हो। गुस्सा आता है जब कोई संस्कृति पर विपरीत बात कहता है। गुस्सा आता है जब कोई धर्म विरोधी बात सोशल मीडिया पर लिखता है। तो अक्सर मदद, अपने गीत, देश में कुछ अच्छा हो रहा है वो बांटने वाली मालिनी जी जवाब देती हैं, डटकर जवाब देती हैं, और ये तक कहती हैं कि सिर्फ न सिर्फ यहाँ जवाब दूंगी, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जवाब दूंगी, लोगों की अदालत में भी जवाब दूंगी, वहां भी अदालत दूंगी। और वो सिर्फ शब्द पढ़कर, आपकी आवाज मैंने अपने आप कानों में डाल ली थी कि वो किस स्वर में आपने लिखे होंगे, मतलब लिखने का भी अगर कोई स्वर होता होगा तो वो है। और वो मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ मालिनी जी क्योंकि कई लोग आपको आइडल मानते हैं। दो चीजें संस्कृति में चलती हैं, एक हम शांत रहते हैं, सहते हैं, दूसरा प्रतिकार करना आवश्यक होता है। मुझे लगा कि जब बात परिवार पर आई, जब बात जिसका आपने थोड़ा देर पहले जिक्र किया था कि क्या वो सारे पैसे या वो सारे मौके, जो आपने शुरू में कहा कि कुछ लोग सोचते थे कि अधिकारी की पत्नी है, और उसके बाद लोगों ने धर्म पर लिखा और तब आपने तब भी प्रतिकार किया। अब वो व्यक्तिगत नहीं था, जब किसी ने भगवान पर कहा तब भी आपने प्रतिकार किया। तो गुस्सा तो आता है। आप अभी हंस रही थी सवाल पर, अब आप शायद उस बात को माने जो मैंने कारण दिए कि आता है। नहीं नहीं, क्यों नहीं आएगा। देखिए, ये आपको किसी भी अन्याय के विरुद्ध मौन रहना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और मुझे लगता है हर उस व्यक्ति में, पुरुष हो या स्त्री, यदि उसके भीतर चिंतन है, विचारशील मस्तिष्क है, आपको ये समझना होगा कि यदि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद भी लोक यात्रा की ओर आना पसंद किया या लोक गीतों को सामने लाने का प्रयास किया, तो इसके पीछे कुछ क्रोध ही तो था। क्रोध उस व्यवस्था का था जो सौतेला व्यवहार करता था लोक संगीत के प्रति, लोक संस्कृति को जो पिछड़ापन और गंवारपन कहता था, ये उसके प्रति क्रोध था। जो किसी को किसी के वेशभूषा पृष्ठभूमि से जज करता था, ये उसके प्रति विक्षोभ और क्रोध था। मैं जब तो ये क्रोध जो है, उस क्रोध को आपने यदि सकारात्मकता से प्रयोग कर लिया तो आप कुछ बन गए, उसकी आग में भस्म हो गए तो राख हो गए। ये आपके ऊपर है कि कैसे उसको आप गढ़े बनाए। अब ऐसा व्यक्ति जो अपनी संस्कृति के लिए इतना कट्टर हो जाए, जो अपने संस्कृति को लेकर के इतना आग्रही हो जाए कि वो स्वयं उसका एक प्रतिनिधि बन जाए, अपने बच्चों, परिवार, जानने वालों से भी अपेक्षा करे कि भाई आप कम से कम आदर करो, आदर करो। तो ये संस्कृति का ही एक कह लीजिए स्वरूप है। राष्ट्र, राष्ट्र विरोध में कोई बात करे और यदि किसी का खून नहीं खौलता, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं बनावट में कहीं कुछ कमी रह गई। यदि आपको इसका सामान्यीकरण जो लोग करते हैं ना, ये सामान्यीकरण से मुझे समस्या है। मुझे याद है कि जब इंटॉलरेंट है इंडिया, ऐसी डिबेट शुरू हुई 2015 में,
और कैंपेन शुरू हुआ, कैंपेन पुरस्कार वापस बाकायदा, किए गए। हाँ, जी पुरस्कार वापसी योजना हुई और बाकायदा अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत को एक असहिष्णु राष्ट्र दिखाने की एक कवायद हुई, जिसमें झूठे सच्चे और कुछ कुछ घटनाएं, जो कुछ उसमें से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी और उनको लेकर के बहुत अतिरंजितता पूर्वक से बताया गया और कुछ कलाकार साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार भी वापस किए। और उससे भी बढ़ करके जो फेंस सिटर्स होते हैं ना, जो देखा देखी सोशल मीडिया पे सत्यता नहीं पता लिखे चले जा रहे हैं, मैंने उस समय, आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे कलाकार कोई पक्ष लेना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको जनता से जुड़ना है। हाँ, यदि आप एक पक्ष लेंगे तो एक तो पक्ष एक नाराज भी पक्ष तो होगा। नाराज होगा और आपका काम ऐसा है कि आपको तो जनता के सामने जाना है। तो आप देखिए, इसलिए आर्टिस्ट वगैरह सब बड़ा अधिकतर, आपने बहुत सारे कलाकारों को, अब तो नहीं क्योंकि अब समय अलग आ गया है, लेकिन मैंने ये तय किया कि मेरे लिए अपने अंतःकरण को उत्तर देना ज्यादा बड़ी मेरे लिए गंभीर चुनौती, अपने प्रति ईमानदार रहना वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसे लोगों को सुनाना और सुनना भी नहीं, ना उनसे कोई स्वीकारोक्ति पाना है जिनके लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं है, जो एजेंडे को नहीं समझ रहे हैं और एजेंडे में बहना चाहते हैं क्योंकि किसी वाद से प्रभावित हैं। तो राष्ट्रवाद, कई लोगों ने कहा उस समय कि भाई राष्ट्रवाद भी ये कहीं ना कहीं ये क्या है, अतिशय राष्ट्रवादी होना या राष्ट्रभक्ति होना। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि हम लोग तो बचपन से यही घुट्टी में पी करके बड़े हुए कि सेना का सम्मान हो, राष्ट्र का सम्मान हो, राष्ट्र ध्वज का सम्मान हो। आज ये स्वीकारने के लिए क्या आज आपको किसी खांचे में बांध दिया जाएगा, किसी व्यक्तिगत दल या किसी के आस्था के प्रति आपको आग्रही किया जाए? तो मैंने बहुत प्रतिकार किया, खुल कर आई। मुझे आज भी याद है कि इंडिया गेट में हम लोगों ने रैली की, उसमें अनुपम खेर जी, मैं गई और उसमें बाकायदा लीड किया और उसमें मैंने उद्बोधन दिया। और उस समय तो टेलीविजन चैनल पे जाकर कुछ तथाकथित बहुत बड़े बड़े साहित्यकार थे, उनके भी खूब बकिया उधेड़ी, क्या बोलूं। और लोगों ने सोशल मीडिया पर ये भी लिखा कि मान लीजिए कि चुनाव तो नहीं लड़ना हाँ, चाहती, अब इतना बड़ा देखिए वोट बैंक है। 10 साल हो गए इस बात को लेकर, ये भी बात में बड़ा अच्छा हुआ आपने बोला। हर कोई, पता नहीं, मुझको एक तो ये लगता है उत्कर्ष, राजनीति को लेकर या किसी पद को लेकर लोगों की मन में या तो कामना या लालसा, दोनों इतनी विशाल है, इतनी विराट है कि ये इतनी उनको बड़ी लगती है कि जहां कहीं किसी ने भी कोई कुछ भी किया, लीक से हट के कोई बात कही, अपना एक कह लीजिए स्टैंड लिया, तो सीधे उनका ये होता नहीं, ये तो चुनाव लड़ना है, टैग कर दिया जाता इनको ये लेना है। आज उस बात को 10 साल हो गए और मैं कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं कहना चाहती, लेकिन मेरे लिए इच्छा प्रकट बस करना है कि मुझे चुनाव लड़ना है। सच बता रही हूँ। तो आप शायद समझ है क्या? नहीं, आपको क्या कह रही हूँ, यही तो एक कह रही दशक हूँ। में वरना प्रकट हो जाती। मैं क्या कह रही हूँ आपको, यही तो कह रही हूँ। हमें तो बस इच्छा प्रकट करनी है, लेकिन वो इच्छा है ही नहीं। जब आपका उद्देश्य राजनीति से बढ़कर समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, बहुत सारे राजनेता राष्ट्र की इतनी सेवा कर रहे हैं, जो मैं कार्य कर रही हूँ वो भी राष्ट्र की सेवा है। आप एक स्वस्थ सोच यदि परिवार में ला रहे हैं, एक माँ कैसे बच्चों को संस्कार दे, एक पत्नी का क्या दायित्व हो, आप किस प्रकार से परंपराओं का निर्वहन करें, होलिस्टिक अप्रोच के संग एक स्वस्थ जीवन को कैसे, ये तो ज्यादा बड़ा काम है मुझे लगता है, क्योंकि सोच बदलने में 3 दशक लग जाते हैं, ये काम आसान नहीं है। तो वो एक, तो मैं उस समय बहुत सारे लोग कहते थे ये चाहिए, पद चाहिए, मैंने उसको कि देखो वो दिन को 10 साल बीत गए। वो हम लोग उस चीजों, क्योंकि उनको चाहने की, उनको कामना करने के प्रति जिन जिन कलाकारों की या किसी की भी सोच हो सकती है, उससे बहुत बड़ा चीजें पा ली है, लोगों को सम्मान बहुत पाया है मैंने, बहुत प्यार पाया, और उससे भी बढ़ करके आंतरिक संतोष इतना है, आनंद इतना है कि वो चीजें छोटी लगती है। मैं इसमें जो एक सप्लीमेंट्री सवाल जोड़ना चाह रहा था और मैं थोड़ा सा आपसे समय की अनुमति लेते हुए पूछ रहा हूँ, वो ये कि लेकिन इसका थोड़ा नुकसान भी होता है शायद व्यक्तिगत तौर पर, आपने कभी सार्वजनिक ना किया हो, व्यक्तिगत आक्षेप लगे, कई लोगों ने लगाए, कई लोगों ने उसको कुंठा भाव से लगाए, शायद इसी सुनियोजित तरीके से लगाए गए कि शायद ये सब में आप उलझेंगी तो वो बातें करना बंद करेंगी, एक्सपोज करना बंद करेंगी, मुखर होना बंद करेंगी। नहीं, दो चीजें नहीं। हाँ, देखिए, पहली बात तो ये एक स्वीकारोक्ति हर व्यक्ति को जो पब्लिक स्पेस में है वो होनी चाहिए कि आप पर चर्चा होगी और अब आप आलोचना से परे नहीं है।
बड़ी बात। हम आज ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पर जिन्हें गुजरे हजारों वर्ष हो गए उन पर भी लिखा जा रहा है, जिन्हें गुजरे 100 साल हो गए उन पर भी लिखा जा रहा है। तो आज हम लोग हैं क्या, हम लोग तो जीवित हैं और आज अपनी बात कह रहे हैं। और सोशल मीडिया के दौर में तो पहली बात लोगों का ये प्रजातंत्र है, उनको अपनी सोच अपनी कहने का पूरा पूरा अधिकार है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक मेरे संग तो ये अवश्य होता है कि चूंकि पति की ऐसी सेवाएं रही हैं कि जहाँ पर वे प्रशासनिक सेवा में और उस समय तो होम में थे जी। तो कई बार वो ट्विटर पे भी नहीं थे उस समय, तो वो एक कई बार ये भी होता है कि हम इनको कहें तो इनके थ्रू बात वहाँ वो मुझे तो बड़ी हंसी आती थी कि उस समय आपको बताऊं कोई घटना घटी महाराष्ट्र में या कोई घटना घटी, अब मैं किसी पर्टिकुलर शहर का नाम इसलिए नहीं लूंगी, या उत्तर प्रदेश में भी कोई एक घटना घटी जो राजनीतिक रूप से या बहुत बड़ी एक घटना बनी, तो उसको लेकर के मुझे टैग किया मेरे संग सीधे फिर सीएम साहब सीधे पीएम साहब सबको क्योंकि अवनीश थे भी नहीं, तो वो ये मान के चलते कि भाई वो पढ़ ही लेंगे, ये पढ़ लेंगे तो उनको बता देंगी। तो जिस समय ये आप में एक बड़प्पन भी आ जाए, ये सहनशीलता भी आ जाए कि आपको नहीं कहा जा रहा है, बड़ी बात, उसको लेकर के जो एक बचपना होता है कि आप तुरंत आप रिएक्ट करें और तुरंत वो, तो मुझे लगता है कि इस मामले में तो वाकई सीखना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी से। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है शायद ऐसे हर व्यक्ति के लिए कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कभी भी किसी बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है, वो उचित बात रहे अनुचित वो अपने एक्शन से ही दिखाते हैं। तो एक अंतिम बड़ा सवाल और उसके बाद बिल्कुल जो हम सोचते हैं कि वन वर्ड आंसर आपसे चाहेंगे वो ये, आप जिस एक तरीके से मैं उसको लड़ाई कहता हूँ और आपने भी कहा कि वो युद्ध तो था ही कि लोकगीतों को किस दृष्टि से देखा जा रहा है, क्या माना जा रहा है, जो आपने लड़ा उसकी पुरोधा बनकर, और आपने खुद प्रधानमंत्री से कहा है कि भाई हम योद्धा होते हैं तो जब आप उस मैदान में उतरी, लेकिन उसके बाद कई बार क्या होता है कि आपके साथ जो लोग होते हैं उनको लगता है ये प्लेटफॉर्म तो बन गया, एक माहौल तो बन रहा है, लोकगीतों की बात तो हो रही है, लेकिन लोकगीतों में दादी नानियों ने राम को, सीता को, कृष्ण को कैसे चित्रित किया वो उन्होंने नहीं पढ़ा। फिर लोकगीतों में एक बात ये आने लगी कि लोक भाषा के गीत यानी मालिनी जी गाएंगी तब तो हम झूमेंगे, ताली बजाएंगे, अपनी माता जी को भी लाएंगे, पिताजी को भी लाएंगे, बच्चों को भी लाएंगे, लेकिन जो कार में बजने लगेंगे वो लोक भाषाओं में होंगे, वो शायद अकेले सुनेंगे, वो जिम में बज जाएंगे, वो किसी बारात में बज जाएंगे। लोक भाषाओं के बाकी लोग जो दुरुपयोग है खूब अश्लीलता आ गई है मैम, मतलब ये तो सच। मैं आपको उत्कर्ष ये बताऊंगी, इसको थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। दरअसल उल्टा हुआ, मैं जिस समय लोकगीत गा रही थी मंच पे प्रस्तुतियां वगैरह करीब 95, 96, 97 में, उस समय अचानक लोकगीतों में बिल्कुल, या लोकगीत तो नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए कि लोक भाषाओं में, बोलियों में जिस प्रकार की मैं कहूँगी जिस तरह का एक विकृति उसको लेकर कलाकार आए, और उसमें बहुत बड़ा इजाफा, चूंकि फिल्में भी वैसी बन रही थी, चाहे वो भोजपुरी फिल्मों की बात करें या फिर कहीं भी रीजनल फिल्म्स में, और एक बहुत बड़ा कुछ म्यूजिक कंपनीज, ये भी देखिए कितना बड़ा एक बाजारवाद है कि लोक गीतों को मंच देने के लिए कोई कमर्शियल कंपनी तैयार नहीं थी। जो थी, जो कमर्शलाइज कर रही थी, मैं नाम यहाँ नहीं लूंगी, तो उनको भी बाजार चाहिए था। बाजार में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो घर से दूर रोजी रोटी के लिए मुंबई में अकेले पड़ा है जी। तो वो अपने घर को, अपनी पत्नी से दूर है, बच्चों से दूर है, परिवार से, तो वो किस प्रकार से अपने परिवार से जुड़ रहा है, छठ वृहद रूप में मनने लगा। उसका सकारात्मक पक्ष कि भाई वो दूर है लेकिन अपने घर के परिवार के गीत सुनकर अपने उसको परिवार याद आएगा। बाजार बना, बाजार बना तो बाजार बनाने के बाद और विरक्ति आ गई कि और कैसे बने, तो पत्नी से दूर है तो गाने इतने ज्यादा उनमें इस तरह की कुंठाएं, जो मन की एकाकीपन की कुंठाएं हैं, उनको भी उसमें डाल दो, घोल दो, और उस तरह की पिक्चरें भी आने लगी, चित्रीकरण कर दो। नतीजा क्या हुआ, वो गाने सुनने लोगों के बंद हो गए। आपको क्या बताऊं, ये बतौर कलाकार, जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि वो गुस्सा भी पॉजिटिवली कैसे यूज हो, ऐसे ऐसे मंचों पे, ऐसी ऐसी जगहों पे हम लोगों को कार्यक्रम के लिए जब हम बुक होते थे तो पता चला कि फलाने कलाकार भी आ रहे हैं, और फलाने कलाकार जब, क्योंकि थोड़ा आप सीनियर हैं तो आपका बाद में होगा, वो मंच पे ऐसे गीत गा करके गए
कि वहां पे आपको लगता है कि भाई नहीं भी एक दो डांस करा दो किसी के कथक कथक, फिर हम जाएंगे। जा हाँ, नहीं सकते, समय अब हम आपको गा नहीं सकते, क्योंकि ये कैसा माहौल कर माहौल दिया। बना दिया वैसे। और वहां से लेकर यहाँ तक आने की यात्रा, कि ये स्वरूप तो इन्होंने जाना ही नहीं है। ये तो अभी भी वही झुमका खटिया वहीं पे भी फंसे हुए हैं, वहीं अटके हुए हैं। हमारे यहाँ पर जो इसका प्रयोग भी जो किया गया है, एक मैं आपको क्या बताऊं, अभी समय नहीं है, क्योंकि जी कभी कभी पॉडकास्ट में क्या होता है कि एक लंबे विषय को आप छेड़ दीजिए, उसके कुछ सेकंड में जो सुनता है तो उसको जज कर लेता है। आपको बताएं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विषय हैं। एक गीत मिलता है जिसमें लोकगीत है, देखिए अब आपने चूंकि राम सीता की बात की तो मैं उदाहरण दे रही हूँ। नहीं, उसमें एक गीत मिलता है जो कि कमाल की उसमें सोच दिखती है। उसमें अटरिया में राम सोए हुए हैं, और ये तो आप समझ रहे हैं कि राम और सीता हमारे यहाँ एक आदर्श युगल है। जी तो भारत का हर स्त्री व पुरुष कैसे परिवार को लेके चले, कैसे पत्नी पति के संघर्षों में साथ दे, इसके एक प्रतीक बन गए। तो वहां भगवान राम सेज पे सोए और सीता उनकी सेज पर आकर के बैठती। लोकगीत है, सिर्फ लोकगीत। और वहां पे आकर के जब उनके, क्या सुंदर उसका है कि वो आकर खड़ी हो जाती हैं पहले, तो राम चौंक करके देखते हैं कि सीता जी इस समय कैसे आ गई रात में, और सजी हुई है सीता जी। सीता जी सज कर आती हैं और उनकी तिपाही पे बैठ जाती हैं, पलंग पे। और राम उठ के बैठ जाते हैं और सीता से कहते हैं, क्या तुम्हारे मन में, कैसे तुम इस प्रकार आधी रात को श्रृंगार करके आई हो और मेरे पास क्या कहना चाहती हो। सीता कहती है कि इतने साल हो गए और अब मुझे सब उलाहना देने लगे, हमारी संतान होनी चाहिए। तो राम कहते हैं कि संतान जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगी, लेकिन अभी मुझे पूरा कर्तव्य पूरा करने दो। तो सीता जी कहती हैं कि कर्तव्य होते रहेंगे, लेकिन संतान को जन्म देना यह भी धर्म है, और धर्म की रक्षा आप नहीं करेंगे, आप धर्म के रक्षक हैं। तो वे कहते हैं कि संतान से पहले जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पूर्ण करें, वो धर्म है, तब संतान का जन्म धर्म। तो सीता जी क्षमा मान के वापस अटरिया से लौट आती। ये आप मतलब आप इस गीत को सुन के आप समझ रहे होंगे कि क्या संकेत है, श्रृंगार कहाँ से कर्तव्य तक आ गया। और कभी किसी को आप बताएं तो हमारे यहाँ जैसे एक है कि वनवास को राम सीता गए और कुटिया में वे दोनों जोग जोगिन की तरह से रहे, सन्यासी मुनि वेश में रहे, मुनि की तरह उन्होंने संयम का भी पालन किया। लेकिन ये गीत देखिए, किसी किसी स्त्री की कामना रही होगी कि पुरुष के को, उसने उसी भाव को वैसे रच दिया, लिख दिया। लेकिन कहाँ इस तरह के भाव, और कहाँ उस, आप ये देखिए तो अपने अपने विचार वहां से लेकर के, मुझे लगा कि ये सब तो लोगों को दिखाना इतना जरूरी है, सुनाना समझाना बाकी। और एक बात मैं यहाँ कहूंगी, इसमें भी कोई मैं श्रेय नहीं ले रही, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं संस्कृत मैंने पढ़ा, मेरा विषय रहा, और संस्कृत में जो कालिदास को, जो बाणभट्ट का जो वर्णन, जो भवभूति को पढ़ा, उससे मुझे लगता है कि बचपन से एक जो भारत की दृष्टि संस्कृत पढ़ने से भी बहुत समर्थ हुई। तो मुझे लगता था कि उसका सबसे सुंदर, संस्कृत तो आज नहीं कोई बोल पढ़ रहा, लेकिन लोकगीतों में वो भारत में दिखा सकती हूँ, उन भारतीय विचारों को दिखा सकती हूँ। तो कई बार ये बहुत लंबे समय तक संघर्ष रहा है। एक दो ऐसे रियलिटी शो भी रहे जहाँ पे, भोजपुरी के रियलिटी शो हैं जहाँ मैं जज हूँ, और एक गीत को लेके झगड़ा हो गया जी और झगड़ा हो गया है कि ये गीत श्लील है क्या अश्लील है। क्योंकि देखिए, नकटोरे में कोई गाना गाया गया, स्त्री ने स्त्री से कहा, हो गया, उसको मंच में मैं 2 लाख की भीड़ के सामने पेश कर दूं तो हो गया अश्लील। ठीक बात, क्योंकि देश काल परिस्थिति क्या है इसको उसके समझना बड़ा अनुसार जरूरी है। प्लस आप जो प्रस्तुतिकरण में क्या पहन करके आए, क्या धारण करके वस्त्र आए, उससे भी बड़ा निर्भर करता है। तो मैंने खुल करके जो क्रोध की बात कही, रियलिटी शो में भी बड़ा खुल कर, एक शो में की तो उदाहरण दूं, आपका लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। नहीं नहीं नहीं, उसमें मनोज जी अब तो सांसद हैं, वे एंकर थे, और एक गीत हुआ और मैंने कहा कि भाई इस तरह के गीतों पे मैं निर्णय दूं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसलिए यहाँ बैठी हूँ, और मैं अभी छोड़ के जा रही हूँ। क्योंकि मैं नंबर ही, गाना खत्म हुआ, मैंने 0 नंबर दिए थे उस पर। तो उस पर मनोज जी ने कहा कि ये तो लड़की की, सिंगर की गलती नहीं है, आपने इसको ऐसे नंबर कुछ तो देना पड़ेगा, ये सब
ऑन एयर जा संवाद रहा होता है, रहा, हाँ, सब सब जा रहा है। क्योंकि आप रियलिटी शो है, सब रिकॉर्ड। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझको यहाँ पे क्यों बैठाया गया, मुझको यहाँ पर मेरी सोच के लिए बैठाया गया, आप किसी को बड़ी भी बात। ले आइए। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से ये गाना घर घर जा रहा है, और ये गाना कब किस तरह से भी पिक्चराइज हुआ हो, क्या इसकी बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से कि एक शो जिसमें कि आप कह रहे हैं कि आप बार बार एंकरिंग में कि आप भोजपुरी संस्कृति के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गाना नहीं जाना चाहिए। ठीक। तो मैंने तब उस पर बात विवाद बहुत बढ़ गया। फिर मैंने जो प्रोड्यूसर थे उसके गजेंद्र सिंह, तो मैंने वहाँ पर कहा मैं कि मैं भी उठती हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं तो बड़े आराम से छोड़ के शो जा सकती हूँ। तो वो ऊपर से मुझसे बोले नहीं मालिनी जी आप बैठिए, आप जो हैं उसी के लिए तो आपको यहाँ पे हमने बैठाया। तो जो क्रोध का सकारात्मक, अच्छा वो टेलीकास्ट हो गया एपिसोड, तो मैं अपने एक स्टैंड तो ले लिया। अगेन आपने जैसा कहा स्टैंड लेने के भाई पक्ष विपक्ष दोनों होता है, दोनों उसका होते लाभ नुकसान दोनों है। लेकिन कमाल की बात यह कि उसके बाद बिहार में इतना ज्यादा बुलाई जाने लगी, क्योंकि इतने लोगों ने वहां मुझसे कहा कि आपने हम लोगों के मन की बात छीन ली, क्योंकि ये पूरी भाषा पूरी बोली को कहीं ना कहीं एक ऐसा कुरूप कर दिया गया है। और आपने जो बात कही बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ के हम लोग की ये संस्कृति नहीं है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये एक लंबी लड़ाई रही है, और एक विश्वास की, यकीन की लड़ाई रही है कहीं ना कहीं कि आप, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि आप लड़ाई से लड़िए तभी जब आप 24% 24 कैरेट उसके साथ हैं। यदि आप 2% हैं सिर्फ इसलिए तो ढुलमुल हैं, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। योद्धा फिर पूरी तरह से जाए मंच पे। बड़ी बात के साथ, जैसा मैंने कहा था कि छोटे एकदम रैपिड फायर जैसे अंग्रेजी में जी। कहते हैं, कुछ एक शब्दों में। सबसे पहले तो ये बताइए, एक कभी शब्द में उत्तर, आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ओके आपको हम जितना सुनेंगे हमें आनंद ही आएगा। जी। लेकिन ये कभी ऐसा हुआ कि पेमेंट नहीं हुई लेकिन परफॉर्मेंस हो गई? कितनी बार कितनी बार, मुझे लगता है ये इस पे तो शायद सारे आर्टिस्टों से बोल दीजिए तो आपको एक एक चैप्टर लिख करके दे देंगे। कई बार ये हो चुका है। और ऐसा मतलब प्रख्यात होने के बाद, खूब बड़े होने के बाद भी हो जाता है? ये शुरू देखिए में ज्यादा पहले, होता है? हाँ शुरू में तो बहुत हर कलाकार के संग होता है, क्योंकि आप गुड फेथ में, और देखिए आ, अब तो बहुत जरूरत कुछ भी बदल मंच गया की है। होती थी कई बार। अब तो देखिए ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो आप हम लोग कई बार कहीं जाते हैं कार्यक्रम देने के लिए, तो हम ऑर्गेनाइजर को जानते नहीं, ईमेल पे बात हुई है, फोन पे बात हुई है, तो आप जानते नहीं। तो आज एक समय में ये था कि मेरी खुद की पृष्ठभूमि ये थी कि मैं कैसे किसी से कहूँ कि आप एडवांस पेमेंट करिए, कि पहले आप एडवांस पेमेंट करिए तब मैं आऊँगी। मुझे लगता था कि ऐसा बात करने से, शायद ये धन की बात करने से इंसान का कद छोटा होता है, या इंसान, तो उसमें तो हमने बहुत दान बहुत। खाते में कार्यक्रम किए हैं, क्योंकि वो मुझे लगता था कि ये एक छोटापन है, ये अगले का बड़ापन होना चाहिए कि वो उसको याद रहे। तो उसमें तो बहुत, लेकिन आप जब लोकप्रिय भी हो जाते हैं तो भी, एक बार तो मतलब एक बार का तो किस्सा जरूर सुनाऊंगी प्लीज। कि प्रोग्राम के लिए हम गए, और प्रोग्राम प्रसिद्ध होने के बाद का कार्यक्रम था। शहर की बात नहीं करती, मैं कार्यक्रम में गई। गाने जाने के बाद जब हम कार्यक्रम हमारा हो गया, तो ये अक्सर होता है कि आयोजक पैसा जल्दी दे नहीं रहा, वो पेमेंट हुआ ही नहीं। पेमेंट नहीं हुआ तो हमारी जाने की, लौटने की बेरी भी आ गई। तो मेरी जब चलने लगी, अच्छा मेरे संग एक बात है, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मेरे संग कोई ट्रैवल नहीं करता। कई लोगों के संग चलते मैनेजर यही काम करने के लिए कि वही वो पेमेंट ले रहे हैं, और एडवांस मुझे ये सब ना बड़ा एक हल्कापन लगता है। मुझे लगता है फिर एक कलाकार का कौन सा रूप सामने आ रहा है, तो मुझे, और प्लस एक अपनी अपनी छवि भी होती है। तो मैंने कभी भी मैं साथ में लेकर के गई नहीं कि कहीं पता चला वो अपनी उपस्थिति का दुरुपयोग करने लगे। तो ये सब मैंने कभी किया नहीं। मैं जब चलने को हुई तो मैंने उनसे कहा कि कैसे उनको बोलूं कि खुद ही संकोच हो रहा है। तो वो खुद एक रसीद बुक ले आए और बोले कि ये हमारा मंदिर बन रहा है, आप इसमें कुछ हमें दान दे दीजिए। तो मुझे हंसी आई कि इन्होंने तो कोई पेमेंट किया नहीं, ये उल्टे हमसे भी मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है, आपका मंदिर बन रहा है। और मैंने कहा मैं कितना पेमेंट कर दूं? तो बोले बस जितना में देना वो कर दीजिए। तो आप सोचिए कि ये बहुत घटनाएं होती है कलाकारों के बारे में। और मुझे लगता है पहले के कलाकारों के संग बहुत शोषण हुआ है। आज के कलाकार, स्पेशली मुंबई के आर्टिस्ट तो ऐसे हैं, शायद जो मैंने सुना है कि पूरा फुल पेमेंट जब तक लेते नहीं, आपको तो खुद ही पता होगा, तो वो हिलते नहीं, फ्लाइट नहीं टेक ऑफ होती। हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारे लिए आज भी मंच बहुत बड़ा है। और एक हम लोगों ने अब बहुत, जब प्रसिद्धि होने के बाद भी
एक हमने तालमेल बना रखा है भैया कि पूरे साल हमें कितने कार्यक्रम फ्री के करने हैं, वाह। तो वो हमारा एक पूरा संतुलन चलता रहता है। मनपसंद खाना क्या, फेवरेट फूड? घर का दाल चावल। घर का दाल चावल। मालिनी अवस्थी, जब खुद किसी को सुनने का मन करता है तो किसे सुनती हैं? बहुत कलाकार हैं, बहुत कलाकारों को सुनती हूँ। जब मेरा खुद को सुनने का मन करता है तो मैं अक्सर सिद्धेश्वरी देवी जी को बहुत सुनती हूँ, रसूलन बाई जी को सुनती हूँ, बेगम अख्तर जी को सुनती हूँ, पंडित राजन साजन जी को सुनती हूँ, और लता जी को बहुत सुनती हूँ, बड़े गुलाम अली खां साहब को सुनती हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत सुनती हूँ, फिल्म के गाने खूब सुनती हूँ पुराने। स्टेज शेयर करना हो और साथ में एक गायक होना हो, अगर किसी भी टाइम पीरियड का, कौन चाहेंगे कि जो मेरे साथ जुगलबंदी करता रहे? मेरे साथ में जी। मुझे सोनू बहुत पसंद है, सोनू निगम। और अभी तो एक अहमदाबाद में कार्यक्रम था जहाँ पे वो थे, मैं तो दर्शकों में ही थी, तो उन्होंने सीधे बुला लिया, हम लोगों ने साथ गाया। और साथ गाने का तो कैलाश जी के साथ, हरिहरन जी, रूप कुमार नहीं, राठौड़, गाया आपने काफी शंकर साथ, कई आपका लोगों के मन, साथ। हाँ। सोनू, सोनू, ही इज पिक्चर परफेक्ट, इतना लाइव में कोई इतना सुरीला गाने वाले कमाल के सोनू। आप, जैसे मैंने आपसे पूछ रहा था ना, एक आखिरी, बिल्कुल आखिर में, लेकिन आपने क्योंकि अपने कई सारे जवाबों में जिक्र किया है, आपने लखनऊ की पढ़ाई का जिक्र किया और आपने बनारस का, ऑफ कैमरा आप मुझे किस्सा भी बता रही थी। बनारस लखनऊ में एक चुनना हो तो? अब आप मरवाएंगे, लेकिन बनारस। बनारस। बिल्कुल आखिर में मैम, ये जो पूरी बातचीत रही है और आपके स्वर के बिना वो पूरी नहीं हो सकती। और मैं सिर्फ दर्शकों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके बहुत, मैं गर्त में नहीं जाना चाहता, वो बहुत व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं आपको तब भी सुना हूँ जब किसी बिटिया के ब्याह में आप बेटी के पिता की आंखों से अश्रुधारा निकाल देती हैं। मैं आपको तब भी सुना हूँ जब खूब ठंड में गोमती के किनारे अपनी फ्लाइट छोड़ने तक की कुर्बानी पर आप कुंभ के न्योते पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती हैं। जी। पीछे से इशारे आते रहते हैं। तो अगर आपका स्वर ना होगा तो ये पॉडकास्ट, और जो पहला पॉडकास्ट है, वो पूरा नहीं होगा। तो जिसको संदेश के तौर पर मानिए या कुछ मानिए, अपने एक संदेश के साथ, क्योंकि आपके उस पूरे चित्र के साथ, और मैंने कहा ना कि अभी भी पूरी बात नहीं हो पाई, वो दादी नानी वाले रोल पर बात नहीं हो पाई, तभी तो ये आपका पहला पॉडकास्ट है उत्कर्ष। आपको बहुत सारी स्वस्ति कामनाएं कि आपका बहुत सफल पॉडकास्ट, और आगे फिर किस बीच में बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। लेकिन अभी आपने जिस गाने का जिक्र किया, अच्छा कि आपने कर हाँ नहीं, पक्का पक्का मैं वादा करती हूँ तो निभाती भी हूँ। अभी आपने जिस एक गाने का जिक्र किया, उससे जुड़ा हुआ एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। दरअसल हमारे यहाँ जब ये धान रुपाई होती है, रुपाई के बाद निराई होती है जी। अब ये बच्चे आजकल के निराई पता नहीं जानते हैं कि नहीं। जब धान उग जाता है तो फिर साथ में खरपतवार भी उगाती है, हाँ, उसको उखाड़ना बहुत जरूरी है, तो धान कमजोर हो जाता है, तब वो उगेगा। तो ये काम अधिकतर स्त्रियां करती हैं, और स्त्रियां करती हैं तो इतना कठिन काम होता है, कमर झुक करके पूरे दिन करती जाती हैं, गाने गाती रहती हैं, और पानी बरसता रहता है। तो मैं जिस गीत का आपने भी जिक्र किया पिता के लिए, मैं वही सुना दे रही हूँ जी। और उत्कर्ष, क्या कमाल की बात है कि इसमें संदेश लड़की का अपने पिता से यही कहने का है कि बाबा इस नीम के पेड़ को मत काटना, क्योंकि यदि तुमने इस नीम के पेड़ को काट दिया तो ये चिड़ैया, इनका बसेरा उजड़ जाएगा, कहाँ जाएंगी। बाबा नीमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया ले बीरन की बाबुल, बलैया ले बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया ले बीरन की बाबुल, बलैया ले भैया की। बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जई है, रही जई है निमिया के, बलैया ले
बीरन की बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल निमिया पे चिड़ैया के बसेर बलैया ले हो बीरन के बाबुल बलैया ले हो भैया की मोरे बीरन की मोरे बीरन की बाबुल मोरे बीरन की। बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी। ढेर सारे लोग इन स्वरों को सुनकर आकर्षित होते हैं, आते हैं, लेकिन जहां से बात शुरू की थी कि ये जब पहला स्वर देती हैं तो माँ का होता है, दूसरा स्वर देती हैं तो राम का होता है, और रामायण के ढेर सारे खंड होते हैं। मुझे लगता है सिर्फ मालिनी जी के साथ पॉडकास्ट का आज एक खंड पूरा हुआ है। और इस उपमा को अगर यहाँ जोड़ पाए, क्योंकि अभी सोन चिड़ैया की बात रह गई, अभी महिलाओं की बात रह गई, अभी वृक्षों की बात रह गई, अभी ढेर सारी बातें हैं जो रह गई, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि आधा होना पूरा करने के लिए आपको और प्रेरित करता है। तो हमारे गुरु हमसे हमेशा, जैसे आपने उस दिन का जिक्र किया ना, तो हमारे गुरु एक बात का हमेशा सिखाएं कि हम जब मंच पे जाएं तो हमें लगे भाई आज है, अभी है, यही दिन है, अब कल हो ना हो तो सब सुन ले सब। तो गुरु कहे नहीं, इतना सुनाओ कि प्यास बाकी रहे। तो अगले पॉडकास्ट के लिए भी मटेरियल रहना चाहिए। बिल्कुल, और इससे बेहतर अंत क्या हो सकता है कि आपको इशारा मिल गया है। ये कैसा लगा पहला हमारा प्रयास, और उसके साथ साथ अगले में मैंने कहा ना ढेर सारे विषय जो छूट गए हैं, मतलब वो गुरु मंत्र भी एक विषय जो हमने शुरू में बोला था, तो आप दूसरा किस विषय पर चाहेंगे वो भी कमेंट करके बताइए। लेकिन मालिनी जी, हम कृतार्थ हुए, हम धन्य हुए, जिन्होंने कभी रामलला को स्वर दिया, जिन्होंने इस देश की तमाम ख्यातिमान को स्वर दिया, और उससे बड़ी बात जिन्होंने इस देश की संस्कृति को स्वर दिया है, उनको अपने बीच में पहली बार पाकर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार पहली बार हमारे पास और पहले पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।